हेलो गाइस, वेलकम टू फिलॉसफी पाठशाला। माय नेम इज़ निशा। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम करेंगे यूनिट 1, दैट इज़ इंडियन फिलॉसफी। उसका सबसे फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, वैदिक एंड उपनिषद। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी न्यू क्लासेस की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक एंड उपनिषद। इंट्रोडक्शन टू वैदिक फिलॉसफी। Vedic philosophy is the foundation of Indian thought rooted in the ancient scripture known as Vedas. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्वेद। वैदिक फिलॉसफी फाउंडेशन है हमारे इंडियन थॉट का, इंडियन फिलॉसफी का, जो कि पाया जाता है एंशियंट स्क्रिप्चर्स में, जिन्हें हम वेद बोलते हैं। हमारे 4 वेद होते हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्वेद। These texts are not just religious hymns but a vast ocean of wisdom covering cosmology, ethics, ritual and metaphysics. ये टेक्स्ट ना ही सिर्फ रिलीजियस हिम्स है, बल्कि ज्ञान का भंडार है जो कवर करता है कॉस्मोलॉजी को, एथिक्स को, रिचुअल को एंड मेटाफिजिक्स को। वैदिक फिलॉसफी रेफर्स टू द स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल आइडियाज फाउंड इन द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट नोन एज वेदास। वैदिक फिलॉसफी रेफर करता है स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल आइडिया जो कि पाए जाते हैं हमारे एशियंट इंडियन टेक्स्ट में, पुराने हमारे इंडियन टेक्स्ट में, जो कि जिन्हें हम वेद बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड है, ये ओरिजिनेट हुआ था वैदिक फिलॉसफी अराउंड 1500 to 500 बिफोर कॉमन एरा इन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। की कॉन्सेप्ट। हमारे वैदिक फिलॉसफी के 4 की कॉन्सेप्ट्स हैं। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है द नेचर ऑफ रियलिटी, सत्य, ट्रुथ। ठीक है। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का पर्पस, जो कि पुरुषार्थ है। और कौन कौन से पुरुषार्थ है? हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। नेक्स्ट है कॉस्मिक ऑर्डर, जो कि है रित एंड धर्म। अब ये कॉस्मिक ऑर्डर, रित क्या होता है, ये अब हम आगे आने वाले कुछ स्लाइड्स में पढ़ेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्फ, आत्मा एंड द अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्मा। हमारे सोल का और ब्रह्मा के बीच का क्या रिलेशनशिप है, ये इसके 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, वैदिक फिलॉसफी के। नेक्स्ट है 4 वेदास। हमारे, जैसे मैंने बताया, 4 वेद हैं। अभी कौन सा वेद क्या कहता है, इसके अंदर क्या क्या आता है, हम ये देखते हैं। पहला वेद है हमारा ऋग्वेद। द ओल्डेस्ट वेद कंसिस्ट ऑफ हिम्स टू वेरियस डाइटी। ये सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद हमारा, जिसके अंदर हिम्स होते हैं, मंत्र होते हैं, मंत्रास बोलते हैं जिन्हें। ठीक है, जो डेडिकेटेड होते हैं अलग अलग डाइटीज़ को, गॉड को, ब्रह्मा को। सेकेंड है सामवेद। ये फोकस करता है मेलोडीज एंड चैंट्स पे, जो डिराइव्ड होती है ऋग्वेद सेक्रीफाइसेस से। थर्ड है हमारा यजुर्वेद। ये इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करता है फॉर रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस के लिए। फोर्थ है अथर्वेद। इसके अंदर इंक्लूड होती है स्पेल्स, इनकेंटेशंस वही मंत्र। ठीक है, एंड फिलोसफिकल डिस्कशंस। अब एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं, ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद, इनको जो कमंदाकनीय नीति शास्त्र है, दाकनीय नीति शास्त्र, नीति सरा लिखा जाता है वैसे तो, इसमें इनको त्रयी बोला गया है, वेद त्रयी। ठीक है, क्वेश्चन आ रखा है यहाँ से कि कौन से नीति शास्त्र में, कौन से उसमें वेद त्रयी बोला गया है, इन 3 स्टार्टिंग के 3 वेद को, तो वो कमंदाग्नि है। एक क्वेश्चन आ रखा है कि इन 3 को क्या बोला गया है न कमंदाग्नि नीति शास्त्र में, तो वो त्रयी। ठीक है, या वेद त्रयी। अब आता है हमारा, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड, एक मिनट दीजिए मुझे। ये जो हमारे वेद है, ठीक है, इनको हम श्रुति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रुति। अब ये श्रुति और स्मृति 2 चीज़ें होती है हमारी वैदिक फिलॉसफी में। वेदास को तो हम श्रुति बोलते हैं, जो सुनने योग्य हैं। ठीक है, श्रुति होती है हमारी जो सुना गया, विच इज़ हियर्ड। विच इज़, क्या हो जाता है ये बार बार, एक सेकेंड मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे। जो ये वेद हैं उनको हम श्रुति भी बोलते हैं। अब श्रुति होता है और एक स्मृति होता है।
ठीक है। स्मृति होता है हमारा विच इज़ रिमेंबर्ड, जो याद किया जाए, जो याद रहा गया हो, विच इज़ रिमेंबर्ड, जो याद है, ठीक है। और ये जो सुना गया हो, विच इज़ हियर्ड, श्रुति, सुनना, जो वेद है उन्हें श्रुति बोला जाता है, ठीक है। अब जो ये 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, इनके फर्दर 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? ईच वेद हैज़ 4 पार्ट्स। कौन कौन से हैं वो? पहला है हमारा संहिता, ठीक है। इसके अंडर आते हैं हमारे हिम्स, प्रेयर्स, मंत्र, ये चीज़ें हमारी संहितास के अंदर आती है। सेकंड है हमारा ब्रह्मणास, ठीक है। इसके अंडर आते हैं हमारे प्रोज, हो गए प्रोज ट्रीटीज। प्रोनाउंसिएशन फिलॉसफी में डिफ़िकल्ट है थोड़ी, ठीक है, ध्यान रखिएगा उसका। डिस्कशन ऑन रिचुअल्स। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड आरण्यक्स, आरण्यक्स, आरण्यकास। इसके अंडर आता है रिचुअल गाइडेंस, टू द रिटायर्ड सीनियर, एक मिनट, टू द रिटायर्ड सीनियर्स, ठीक है। इन वानप्रस्थ रिचुअल गाइडेंस दी जाती है जो सीनियर रिटायर हो चुके, ठीक है, वानप्रस्थ में। अभी वानप्रस्थ क्या है मैं अभी बताती हूँ आगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ उपनिषद। उपनिषद हम अभी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक उपनिषद ही है। हमारे गुरु की, हमारे शिष्य की जो गाइडेंस होती है, ठीक है, गाइडेंस ऑफ टीचर्स, गुरु, ठीक है, इन सब की ये अभी हम इन डिटेल में आगे देखेंगे। हमारा नेक्स्ट यही है उपनिषद टॉपिक। एक चीज़ और यहाँ मैंने बताया था, ये 4 हमारे वेद के 4 पार्ट है। संहिता, हर वेद इन पार्ट्स में डिवाइड है, संहिताज में, ब्रह्मणाज में, आरण्यक में और उपनिषद में, ठीक है। एक चीज़ और, ये जो वानप्रस्थ था ये क्या होता है ये मैं बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देखिए, ये आश्रम टॉपिक वैसे तो हमारा यूनिट उसमें है, इंडियन एथिक्स में है, जो कि हमारी यूनिट 3 है। पर जैसा मैंने बताया था आपको सिलेबस के टाइम पे कि हमारा जब यूनिट 1 कवर करेंगे तो उसी में हमारी यूनिट 3 कवर हो जाती है। तो सेम ऐसे ही है कि इसमें हम कुछ टॉपिक होंगे वो मैं अलग से उनकी वीडियो बना दूँगी, बट ऑलमोस्ट सारी टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं यूनिट 1 में इंडियन एथिक्स के। तो उनमें से ही एक है ये आश्रम, ठीक है। आश्रम है, आश्रम हमारे 4 टाइप्स होते हैं, 4 तरह के आश्रम होते हैं। पहला है हमारा ब्रह्मचर्य, जिसे हम सेलिबेसी भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है गृहस्थ, थर्ड है हमारा वानप्रस्थ एंड फोर्थ है संन्यास। इनका ऑर्डर भी आता है एग्ज़ाम में, आ रखा है क्वेश्चन कि आश्रम्स का ऑर्डर बताओ, तो उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ हमें ऑर्डर में अरेंज करना होता है इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट हमारा ब्रह्मचर्य, 1 से 25 साल या बर्थ से 25 ईयर्स लगा लो आप, ठीक है। इसमें हम ब्रह्मचर्य जीते हैं, रिलीजियस होते हैं एज अ स्टूडेंट, ठीक है। और सेकंड आता है हमारा गृहस्थ, जो कि नेक्स्ट 25 ईयर्स होता है, 25 टू 50 ईयर्स तक। इसमें हम हाउस होल्डर होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, फैमिली पालते हैं, ठीक है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह सारी 25 से 50 साल के अंदर हम गृहस्थी जीवन जीते हैं। फिर आता है 50 से 75, 50 टू 75 ईयर्स। इसमें हम डिटैच हो जाते हैं फैमिली से, डिटैचमेंट आ जाती है फ्रॉम फैमिली, रिटायर हो जाते हैं हम, ठीक है। और लास्ट हमारा 75 टू
100। इसमें हम संन्यास ले लेते हैं, मीन्स हर चीज़ छोड़ देते हैं और जंगल में चले आते हैं। बेसिकली हर चीज़ छोड़ देते हैं, त्याग देना, संन्यास ले लेना, ठीक है। बट ये मैंडेटरी नहीं होता। ये जो 4th स्टेज है ये हमारी मैंडेटरी नहीं है, ये हमारी इच्छा के अनुसार है। अगर हम चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं, पर हमारी ये 3 है ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ब्रह्मचर्य जीना जी हमें, गृहस्थी जीवन, उसके बाद फिर वानप्रस्थ। तो यहाँ 4 हमारी आश्रम की स्टेजेस हैं। पहली ब्रह्मचर्य हो गई 1 से 25 साल, फिर 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। पहले में हम एक स्टूडेंट की तरह पूरा ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते किसी भी अट्रैक्टिव चीज़ों से। सेकेंड होता है हमारा गृहस्थ, जिसमें हम अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, अपने फैमिली को अपब्रिंगिंग करते हैं अपनी फैमिली की, ठीक है। और ये थर्ड है हमारा वानप्रस्थ, जिसमें हम सारी डिटैचमेंट से दूर हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, सारी मोह माया को छोड़ देते हैं। और फिर चौथा तो जैसे मैंने बताया मैंडेटरी नहीं है, हर कोई संन्यास नहीं लेता 75 के बाद, बट जो लेते हैं वो हर चीज़ त्याग देते हैं और जंगल की तरफ चले जाते हैं संन्यास लेके। नेक्स्ट आता है हमारा उपनिषदिक फिलॉसफी। द वर्ड उपनिषद इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सद, जिसका मतलब है सिट डाउन, टू डिस्ट्रॉय एंड टू लूजन, एंड उप मीन्स नियर बाय एंड नी मीन्स डिवोटेडली। उपनिषद हमारा 3 वर्ड्स में डिवाइड है, उप प्लस नी प्लस सद, ठीक है। द वर्ड देयरफॉर मीन्स द सिटिंग डाउन ऑफ द डिसिप्लिन मानी स्टूडेंट नियर हिज टीचर in a devoted manner to receive instruction about highest reality, which loosen all doubts and destroy all ignorance of the disciple. डिसिपल होता है वो बैठता है अपने गुरु के पास पूरे मन से, पूरे भाव से, और उसके इंस्ट्रक्शन सुनता है हाईएस्ट रियलिटी के बारे में, एब्सोल्यूट के बारे में, ब्रह्मा के बारे में, जो उसके मन के सारे डाउट्स और सारी अविद्या को, इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। द मुक्तिको उपनिषद गिव्स द नंबर ऑफ उपनिषद एज 108, बट 10 or 11 उपनिषद आर रिगार्डेड एज इम्पॉर्टेंट एंड ऑथेंटिक, ऑन विच शंकराचार्य हैज़ कमेंटेड। मुक्तिको उपनिषद ने टोटल नंबर ऑफ उपनिषद 108 बताए हैं, जिसमें से 10-11 ही इंपॉर्टेंट है और ऑथेंटिक है, जिस पर शंकराचार्य ने कमेंट किया है। नेक्स्ट आता है हमारा थीम्स। अब उपनिषद की थीम क्या क्या है? मेन थीम यही है कि आत्मा, ब्रह्मा और उनके बीच का रिलेशनशिप। आत्म सेल्फ होगी, सोल, ठीक है। ब्रह्मा एब्सोल्यूट रियलिटी, ठीक है, और उनके बीच का रिलेशनशिप, आत्म ब्रह्मा के बीच का रिलेशनशिप कि वो अलग नहीं है, एक ही है। आत्म एंड ब्रह्मा, आत्म द इंडिविजुअल सेल्फ ऑफन कंसिडर्ड आइडेंटिकल विद ब्रह्मा इन उपनिषदिक थॉट। ये इंडिविजुअल सेल्फ है जो कंसिडर किए गई है आइडेंटिकल विद ब्रह्मा, मीन्स ब्रह्मा और सेल्फ वो अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही हैं, ठीक है। ब्रह्मा द अल्टीमेट रियलिटी और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस डेट परवेट्स एवरीथिंग। ब्रह्मा वो है, एब्सोल्यूट है, ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी है जो सारी चीज़ों से ऊपर है, इमिनेंट है, ठीक है, ट्रांसेंडेंट है, ठीक है। और एक चीज़ और, उपनिषद में ब्रह्मा को अकॉस्मिक माना गया है, अकॉस्मिक ब्रह्मा। अब ये अकॉस्मिक ब्रह्मा क्या होता है, किसे बोलते हैं हम? अकॉस्मिक ब्रह्मा, ठीक है। अभी अकॉस्मिक ब्रह्मा को क्या बोलते हैं हम आगे देखते हैं। अकॉस्मिक ब्रह्मा को 2 पार्ट्स में बताया गया है, कॉस्मिक एंड अकॉस्मिक, ठीक है। कॉस्मिक ब्रह्मा एंड अकॉस्मिक ब्रह्मा। कॉस्मिक ब्रह्मा वो है फुल ऑफ क्वालिटीज़, ऑल गुड क्वालिटीज़, ठीक है, जो सगुण, जिस सगुण भी बोलते हैं, सगुना, सारी गुणों से परिपूर्ण है, ठीक है। सविशेष है, सप्रपंच है, ठीक है। और दूसरा है हमारा अकॉस्मिक, मीन्स विदाउट एट्रीब्यूट्स, विदाउट क्वालिटीज़, एट्रीब्यूट्स, फॉर्मलेस है जो,
ठीक है, जो निर्गुण है, बिना किसी क्वालिटी के, निर्गुण। निर्विशेष है, इसमें सविशेष है, इसमें निर्विशेष है। निर्विकल्प है, निर्विकल्प। ओके, एंड इनडिस्क्राइबेबल, अनिर्वचनीय, जिसे हम अनिर्वचनीय बोलते हैं, जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो हमारे जो उपनिषद में ब्रह्मा क्यों बताया गया है वो अकॉस्मिक ब्रह्मा बताया गया है। शंकराचार्य ने भी अकॉस्मिक ब्रह्मा को ही एक्सेप्ट किया है कि ब्रह्मा फॉर्मलेस है, निर्गुण है, अनिर्वचनीय है। और जो हमारे रामानुजाचार्य हैं, विशिष्ट अद्वैत जिनकी फ़िलॉसफी है, उन्होंने कॉस्मिक ब्रह्मा को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, वो हम आगे जब उनकी फ़िलॉसफी पढ़ेंगे तब देखेंगे। सो जैसा कि उपनिषद फ़िलॉसफी में अकॉस्मिक ब्रह्मा को एक्सेप्ट किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ उपनिषद्स हैं, जैसे मैंने बताया वैसे 108 है, बट कुछ इंपॉर्टेंट है और ऑथेंटिक हैं, जिनमें से मैंने कुछ लिख रखे हैं। पहला आता है हमारा ईशा उपनिषद। ईशा उपनिषद टेल अस दैट द व्हील that covers the truth is golden, so rich, gaudy and dazzling that it takes away the mind of the observer from the inner content. मीन्स जो व्हील है, जो चक्र है जिसने सत्य को छुपा रखा है, वो इतना गोल्डन है, इतना रिच है, इतना गॉडी है, डैजलिंग है कि वो ऑब्जर्वर के माइंड को अब इतना डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि वो अपने आप को, अपने सेल्फ रियलाइज़ ही नहीं कर पाता, अपने इनर कंटेंट्स को नहीं जान पाता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कथा उपनिषद। कथा उपनिषद says how people live in ignorance and thinking themselves wise, move about wandering like blind men, following the blind. मीन्स कैसे लोग इग्नोरेंस में जी लेते हैं, अविद्या में जी लेते हैं और अपने आप को सोचते रहते हैं कि वो कितने चालाक हैं, होशियार हैं, और इधर उधर एमलेसली घूमते रहते हैं ब्लाइंड मैन की तरह और अंधविश्वास को फॉलो करते रहते हैं। थर्ड आता है हमारा मुंडका उपनिषद। मुंडका कंपेयर्स इग्नोरेंस टू अ नॉट विच अ मैन हैज़ टू अनटाई बिफोर ही गेट्स पोजेशन ऑफ द सेल्फ इन द रिसेस ऑफ हिज ओन हर्ट। कहते हैं कि इग्नोरेंस, अविद्या, वो नॉट है, वो गांठ है जिसको मैन हैज़ टू अनटाई, मीन्स इंसान को उसे अनटाई करना है बिफोर ही गेट्स पोजेशन ऑफ द सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा चंडोग्य उपनिषद। टेल अस दैट द नॉलेज इज़ पावर एंड इग्नोरेंस इज़ इम्पोर्टेंस। नॉलेज जो है वो पावर है, पावरफुल है। ठीक है, और जो हमारी इग्नोरेंस है, अविद्या है, वो इम्पोर्टेंस है, वीक है, पावरलेस है। नेक्स्ट आता है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद। ये कंपेयर करते हैं अनरियलिटी को नॉन बीइंग के साथ, डार्कनेस के साथ एंड डेथ के साथ। नेक्स्ट है प्रश्न उपनिषद, जो बताता है डेट वी कैन नॉट रीच द वर्ल्ड ऑफ ब्रह्मा अनलेस वी हैव शेकन ऑफ द क्रूकडनेस इन अस, द फॉल्सहुड एंड द इल्यूजन। कि हम जब तक ब्रह्मा तक नहीं पहुंच सकते, ब्रह्मा को नहीं जान सकते, जब तक हम अपने अंदर की कठोरता को, फॉल्सहुड को, भ्रम को नहीं ख़त्म कर देते। एंड द लास्ट वन इज श्वेतवरा उपनिषद, जो डिस्क्राइब करता है गॉड को एज माया, इल्यूजन। ठीक है, माया का कॉन्सेप्ट हम शंकराचार्य में पढ़ेंगे। उन्होंने वर्ल्ड को माया माना है, मीन्स भ्रम माना है। जो सत्य है वो सिर्फ ब्रह्मा है, बाकी सब कुछ माया है। ठीक है, इसमें डिस्क्राइब गॉड एज माया, जिसने क्रिएट करा है इस वर्ल्ड को अपनी पावर से। द गोल ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू उपनिषद इज़ अटेनिंग ज्ञान, दैट इज़ नॉलेज। मीन्स उपनिषद के अकॉर्डिंग लाइफ का एक अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि ज्ञान की तरफ बढ़ना, ज्ञान को प्राप्त करना और अविद्या को त्याग देना। इग्नोरेंस से बाहर निकल के इग्नोरेंस से हम कैसे बाहर निकलेंगे? जब हम सेल्फ रियलाइजेशन कर लेंगे, अपने आप को जान लेंगे कि हम और ब्रह्मा अलग अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, और हम इग्नोरेंस की स्टेट से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट है महावाक्यास। अब उपनिषद में कुछ महावाक्यास हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और आ भी रखा है कि ये वर्ड दे दिया जाएगा हमको इनमें से, प्रज्ञम ब्रह्मा, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मासि, और ये पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से उपनिषद में है या कौन से वेद से आया है। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा प्रज्ञम ब्रह्मा, ये ऋग्वेद में है और ऐतरेय उपनिषद से रिलेटेड है। ठीक है, सेकेंड है तत्त्वमसि, डेट 2:8, ये सामवेद में और चंडोग्य उपनिषद में पाया जाता है, और साथ ही साथ केना उपनिषद में भी। थर्ड है हमारा अहम ब्रह्मासि, ये
मीन्स अयम ब्रह्मा, ये यजुर्वेद का और बृहदारण्यक उपनिषद में पाया जाता है। फोर्थ है अयम आत्मा ब्रह्मा, ये इसका स्पेलिंग ठीक कर लेना, ये बी है, ठीक है, बी। अथर्ववेद, ये मंडूक्य उपनिषद में देखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रित। अब व्हाट इज रित? रित कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड meaning to go and to move, symbolizing the dynamic and harmonious flow of the cosmos. मीन्स रित वर्ड रूट वर्ड से आया जिसका मतलब है जाना और मूव करना, जो सिम्बलाइज करता है डायनामिक और हारमोनियस फ्लो कॉस्मो का। प्रेजेंट द यूनिवर्सल लॉ, जो मेंटेन करता है बैलेंस नेचर में, मोरालिटी में एंड रिचुअल्स में। रित इज़ द कॉस्मिक ऑर्डर, द मॉरल रिथम ऑफ द यूनिवर्स। ये कॉस्मिक ऑर्डर है, ठीक है, मॉरल रिथम है यूनिवर्स का, जो गवर्न करता है नेचर की साइकिल को, जो कि सनराइज सीज़न, हमारे नेचर की साइकिल्स हैं, जैसे सनराइज हो गया, सीज़न है, वेदर है, रेनफॉल है, अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। तो ये सब कुछ क्या है? ये रीति है, कॉस्मिक ऑर्डर है जो सब कुछ मेंटेन करके चल रहा है, ठीक है। सेकेंड है हमारा ह्यूमन कंडक्ट, जो कि ट्रुथ और जस्टिस आता है जिसके अंडर। थर्ड है हमारा रिचुअल हार्मनी, जो यज्ञ और धर्म है। ये तीन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इट इज़ द इनविजिबल लॉ डेट कीप्स एवरीथिंग इन बैलेंस लाइक ग्रेविटी फॉर एथिक्स एंड एग्जिस्टेंस। ये एक इनविजिबल लॉ है जो हर चीज़ को बैलेंस करके चलता है, जैसे ग्रेविटी एथिक्स और एग्जिस्टेंस को बैलेंस करके रखती है, ठीक है। रित, एक चीज़ मैं यहाँ बता देती हूँ, जो रित है हमारा, ठीक है, ये कंट्रोल करता है हेवनली बॉडीज़ को। जैसे मैंने बताया कि इस यूनिवर्स में, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है नेचुरली या फिर ह्यूमन कंडक्ट के द्वारा या फिर किसी रिचुअल हार्मनी, वो सब कुछ एक कॉस्मिक ऑर्डर है, रित है, ठीक है। हेवनली बॉडीज़ हो गई और नेचुरल फिनोमिना। गॉड जो है वो रित से ही आए हैं, मीन्स जो गॉड है कम्स आउट ऑफ रित, ठीक है। और जो गॉड है ये ही रित के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो रित है वो गॉड के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है या गॉड रित के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं? तो सही आंसर ये होगा कि जो गॉड है वो रित के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। एथिकल एंड फिलोसफिकल, ethical and philosophical implications. Ethical and philosophical implications. रित इज क्लोजली लिंक्ड विथ सत्य एंड धर्म। ये क्वेश्चन आ रखा है यहाँ से कि रित किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन में होता है सत्य ओनली, ट्रुथ ओनली, और धर्म ओनली, या बोथ, या नन ऑफ द अबव। तो सही इसका आंसर होता है सत्य एंड धर्म, मतलब दोनों से ही, ट्रुथ से भी और ड्यूटी से भी। इन द ऋग्वेद, deities like Varuna are seen as guardian of Rit, ensuring that cosmo and moral laws are upheld. मीन्स ऋग्वेद में जो डाइटीज हैं लाइक वरुणा, उन्हें देखा जाता है रित का एज अ गार्जियंस ऑफ रित, जो इंश्योर करती हैं कि जो कॉस्मिक और मॉरल लॉज हैं वो सही से मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। थर्ड आता है हमारा लिविंग इन अकॉर्डेंस विद रित लीड्स टू हार्मनी, प्रोस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, वाइल वॉयलेटिंग इट ब्रिंग्स क्योर्स एंड सफरिंग। मीन्स अगर हम रित के अकॉर्डिंग रह रहे हैं तो ये हमें हारमनी लेकर आता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है, पीस लाता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आती है, ठीक है। और अगर हम इसके अगेंस्ट, नेचर के अगेंस्ट कुछ करते हैं या फिर कुछ भी यज्ञ धर्म के अगेंस्ट कुछ करते हैं तो ये वायलेट करता है और ये लेकर आता है हमारे लिए क्योर्स, सफरिंग, पेन, ये सब चीज़ें। ओवर टाइम धर्म एंड कर्म इवॉल्व फ्रॉम रित, बिकमिंग मोर डोमिनेंट इन लेटर हिंदू फिलॉसफी। मीन्स टाइम के साथ साथ धर्म एंड कर्म रित से ही इवॉल्व हुआ है और बाद में जाके हिंदू फिलॉसफी में ज़्यादा डोमिनेंट हो गया है। रित remains a key idea in understanding the Vedic worldview, where the universe is not random but governed by a sacred orderly principle. So ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रित, ठीक है, एक जो कि कॉस्मिक ऑर्डर है किसका, यूनिवर्स का, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द कंट्रोलिंग पावर ऑफ कॉस्मो।
सो इसका आंसर क्या है? रित। ठीक है, कॉस्मो की कंट्रोलिंग पावर क्या है? रित है। कौन कंट्रोल करता है कॉस्मो को? रित। नेक्स्ट आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने ऋत्विक पे। पहले तो हमने रित पढ़ा जो कि एक कॉस्मिक ऑर्डर है, अब हम पढ़ेंगे ऋत्विका। Vedic philosophy, a Ritvik, also called Ritvich, a qualified priest who perform yajna, Vedic rituals, especially Shrota yajna on the behalf of Yajman, the ritual sponsor. Vedic philosophy में रित एक qualified priest होता है जिन्हें हम अक्सर पंडित बोलते हैं, जो यज्ञ परफॉर्म करते हैं वैदिक रिचुअल्स, स्पेशली श्रोता यज्ञ, किसके बिहाफ पे? यजमान के, जो वो यज्ञ करा रहा है। जैसे हम हैं, हम पंडित से कुछ हवन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, तो हम यजमान हैं, ठीक है, जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, रिचुअल स्पॉन्सर। नेक्स्ट, द टर्म कम्स फ्रॉम द ऋतु, सीजन प्लस विक टू परफॉर्म, मीनिंग वन हु परफॉर्म्स रिचुअल्स इन प्रॉपर सीजन। ऋत्विक हमारा ऋतु से प्लस विक से बनकर मिला है। ऋतु मीन्स सीजन, विक मीन्स टू परफॉर्म, मीन्स जो परफॉर्म करता है रिचुअल्स को एक प्रॉपर सीजन में। विक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सैंटिटी एंड प्रिसीजन ऑफ वैदिक रिचुअल। दे रिसाइड मंत्र, कंडक्ट फायर ऑफरिंग्स एंड एंश्योर करेक्ट प्रोसीजर इज फॉलोड। ऋत्विक रिस्पॉन्सिबल होते हैं सैंटिटी मेंटेन करने के लिए, अपने प्रिसीजन ऑफ वैदिक रिचुअल्स के लिए। वो रिसाइड करते हैं मंत्र, ठीक है, और फायर ऑफरिंग्स कंडक्ट करते हैं, एंड इंश्योर कि वो पूरा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऋत्विक्स आर एसेंशियल फॉर श्रोता कर्म्स लाइक सोम यज्ञ बट नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्मृता कर्मास, डेली रिचुअल्स लाइक संध्या वंदना और होम पूजा। जो ऋत्विक होते हैं वो एसेंशियल होते हैं श्रोता कर्म के लिए, जो कि हमारे सोम यज्ञ हैं। अब लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं होते स्मृता कर्मास के लिए। जैसे हम डेली पूजा करते हैं शाम के टाइम, घर में संध्या वंदना कर रहे हैं, इस टाइम पे हमें ऋत्विक की ज़रूरत नहीं होती है, हम खुद ही कर लेते हैं। बट जो सोम यज्ञ होंगे हमारे, उसके दौरान हमें ऋत्विक की ज़रूरत होती है। अब ये सोम यज्ञ क्या होते हैं? सोम यज्ञ, सोम एक प्लांट होता है, ठीक है, जिसका जूस निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसे प्योरीफाई करके उस फायर में हम ऑफ़र करते हैं। इसके लिए सोम दो तरह का होता है, एक तो हमारी डाइटी होगी, ठीक है, डाइटी जो सिंबलाइज करती है इमोरैलिटी को, डिवाइन को एंड इंस्पिरेशन को। सेकंड हमारा एक प्लांट होता है सोम प्लांट, जिसकी बात ये सोम यज्ञ में की गई है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है? ये सोम प्लांट होता है, इसका जूस निकाला जाता है एक्सट्रैक्ट करके, और फिर उसको प्योरीफाई करके हम जो अग्नि है उसमें ऑफ़र करते हैं, ठीक है। इसका जूस निकाल के प्योरीफाई करके इस प्लांट का उस अग्नि में प्रज्वलित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दे, लास्ट पॉइंट है इसमें हमारा, दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द डिवाइन एंड द डिवोटी, इन्वोकिंग डाइटीज एंड चैनलिंग ऑफरिंग्स। जो प्रीस्ट है, जो ऋत्विक है हमारे, वो ब्रिज का काम करते हैं डिवाइन और डिवोटीज़ के बीच में यज्ञ करवा के, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ ऋत्विक। अब 4 टाइप्स के ऋत्विक होते हैं हमारे। पहला है हमारा होत्र, दूसरा है अध्वर्यु, तीसरा है उद्गाता एंड ब्रह्मा, ठीक है। पहला आता है होत्र, ये इसके अंदर है रिसाइट्स ऋग्वेदिक हिम्स, ठीक है। इसमें हम ऋग्वेद के जो हिम्स होते हैं, चैंट्स होती है, मंत्र होते हैं, वो हम रिसाइट करते हैं। सेकंड है अध्वर्यु, जो हैंडल करता है फिजिकल एस्पेक्ट यूजिंग यजुर्वेद, यजुर्वेद को यूज़ करके फिजिकल एस्पेक्ट्स को जो हैंडल करता है। थर्ड है हमारा उद्गाता, सिंग्स सामवेदिक चैंट्स, जो सॉन्ग्स होते हैं, सामवेद में सॉन्ग्स है ना हमारे, उनको गाता है। लास्ट है हमारा ब्रह्मा, ओवरसीज एंड करेक्ट एरर, जो ऊपर से देख रहा होता है और सारे एरर्स को करेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा यज्ञ। यज्ञ, यज्ञ इज अ संस्कृत टर्म ऑफन ट्रांसलेटेड एज सेक्रीफाइस और ऑफरिंग, बट इट्स मीनिंग गोज फार बियॉन्ड रिचुअल फायर सेरेमनीज। यज्ञ एक संस्कृत टर्म है जो कि अक्सर ट्रांसलेट की जाती है सेक्रीफाइस और ऑफरिंग, ऑफर करना या त्याग देना, बट इसका मतलब सिर्फ फायर सेरेमनी से रिलेटेड नहीं है, इसके बहुत ही बियॉन्ड है। इन वैदिक फिलॉसफी यज्ञ रिप्रेजेंट अ कॉस्मिक प्रिंसिपल ऑफ सेल्फलेस एक्शन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एंड हार्मोनाइजेशन विद द यूनिवर्स। वैदिक फिलॉसफी में यज्ञ रिप्रेजेंट करता है कॉस्मिक प्रिंसिपल, सेल्फलेस एक्शन का, निस्वार्थ एक्शन का, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का, एंड और हार्मोनाइजेशन विद द यूनिवर्स के साथ, ठीक है। यज्ञ इज़ नॉट जस्ट एज अ रिचुअल बट एज अ माइंड सेट। ये सिर्फ रिचुअल नहीं है, एक माइंड सेट है, एक वे ऑफ लिविंग है जो रूटेड है
सेल्फलेसनेस, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड कॉस्मिक हार्मनी में, ठीक है। अब व्हेन अ टीचर शेयर नॉलेज विदाउट एक्सपेक्टिंग प्रेज, दैट्स अ यज्ञ। जब टीचर नॉलेज शेयर करती है बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, वो यज्ञ है। व्हेन अ स्टूडेंट स्टडीज सिंसियरली ऑफरिंग एफर्ट टू द यूनिवर्स, जब एक स्टूडेंट सिंसियरली पढ़ रहा होता है, यूनिवर्स को आई एम सॉरी, यूनिवर्स को ऑफर एफर्ट कर रहा होता है, वो भी एक यज्ञ है। व्हेन वी हेल्प अदर्स, केयर फॉर नेचर और एक्ट विद इंटीग्रिटी, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, नेचर की परवाह करते हैं और इंटीग्रिटी के साथ एक्ट करते हैं, तो भी हम यज्ञ परफॉर्म कर रहे होते हैं। मीन्स जो फिलॉसफी में है, इंडियन फिलॉसफी में, सिर्फ यज्ञ का मतलब फायर सेरेमनीज नहीं होती, उसके बहुत ही बियॉन्ड है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ यज्ञ। अब कौन कौन से यज्ञ होते हैं? यज्ञ आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन देयर पर्पस एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ये 4 टाइप्स के यज्ञ होते हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा नित्य यज्ञ, डेली रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय हाउस होल्डर सच एज ऑफरिंग फूड टू एंसेस्टर्स, पितृ एंड गॉड देवास। जो डेली रिचुअल्स हम परफॉर्म करते हैं अपने घर में, जैसे पितरों को खाना देना, ठीक है, भगवान को भोग लगाना, ये नित्य यज्ञ है। सेकंड आता है हमारा काम यज्ञ, स्पेसिफिक रिचुअल परफॉर्म टू फुलफिल डिज़ायर्स और स्पेसिफिक विशेस। मीन्स जब हम अपनी कोई इच्छा मांगने के लिए या फिर अपनी कोई डिज़ायर है उसको पूरी करने के लिए हम जो यज्ञ करवाते हैं वो काम यज्ञ होगी। सोम यज्ञ, रिचुअल्स इन्वॉल्विंग द सेक्रेड सोमा प्लांट बिलीव टू कन्फर इमोर्टैलिटी एंड डिवाइन ब्लेसिंग। जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, यहाँ पे सोम यज्ञ के बारे में सेम वही है, ठीक है, कि एक प्लांट होता है, ठीक है, उसकी पूजा होती है, उसका जो जूस निकाल के प्योरीफाई करके और उसको अग्नि में ऑफर करते हैं, वो सोम यज्ञ होता है। अब नेक्स्ट है हमारा अश्वमेध यज्ञ, अ कॉम्प्लेक्स रिचुअल ऑफ हॉर्स सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड बाय एन एंशिएंट किंग टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड प्राउजेस। मीन्स एक हॉर्स होता है, सेक्रेड हॉर्स होता है, ठीक है, उसको 1 साल के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है घूमने के लिए, ठीक है। उस दौरान वो 1 साल में अलग अलग किंगडम से होकर गुजरता है। अगर उस टाइम किसी किंगडम ने उसे रोक दिया तो इसका मतलब ये होता है कि वो किंग की अथॉरिटीज़ को चैलेंज कर रहे हैं। अगर उस दौरान उस हॉर्स को किसी भी किंगडम ने नहीं रोका, मीन्स वो किंग की पावर को दिखाता है, सुप्रीमनेस को दिखाता है, और पूरे 1 साल के बाद उस हॉर्स को वापस लाया जाता है और एक फायर रिचुअल परफॉर्म किया जाता है मंत्रों से, ऑफरिंग करके और प्रेयर्स के थ्रू, ठीक है। ये हमारा अश्वमेधा यज्ञ है। आगे बढ़ते हैं, ऋण। अब हम पढ़ेंगे ऋण। इन इंडियन फिलॉसफी, ऋण refers to the sacred debts or moral obligation that every individual is born with. These are not financial debts but ethical duties owed to various sources of life and wisdom. The concept is deeply rooted in Vedic ethics and forms a key part of धर्म, ठीक है। जो हमारा ऋण है वो फाइनेंशियल डेब्ट्स नहीं है, मीन्स कोई वैसा कर्जा नहीं है पैसे का, एक एथिकल ड्यूटीज़ है जो हमें अपने जीवन भर, जो हमने अगर कुछ गलत किया है तो उसको पूरा करके, उसका पश्चाताप करके वो ऋण चुकाना होता है, ठीक है। ऋण सिग्निफाइज वेरियस टाइप्स ऑफ डेब्ट्स और ऑब्लिगेशन डेट इंडिविजुअल इनकर थ्रू आउट देयर लाइफ। जैसे मैंने बताया, मीन्स ये बहुत, और ये ऋण बहुत टाइप्स के होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ऑब्लिगेशन होता है जो एक इंडिविजुअल अपने पूरी लाइफ के दौरान चुकाता है, ठीक है। अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो ऋण चुका के उसका पश्चाताप करता है। These debts are seen as spiritual and moral obligation rather than financial debts. ये debts देखा जाता है स्पिरिचुअल है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, ना कि फाइनेंशियल डेब्ट्स है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ऋण। अब इसमें ये टेबल है, ठीक है, 4 टाइप के ऋण होते हैं हमारे। ये ऋण का टाइप है, ये किसका है, टू हुम, किसके लिए होते हैं और इन्हें कैसे चुकाया जा सकता है इस ऋण को, ठीक है। पहला आता है हमारा देव ऋण, सेकेंड है पितृ ऋण, थर्ड है हमारा ऋषि ऋण एंड 4 है हमारा मानव ऋण। देव ऋण ये होता है हमारे गॉड के लिए, ठीक है, सुप्रीम बिंग। ये कैसे हम रीपे कर सकते हैं, थ्रू यज्ञ करके, पूजा पाठ करके और डिवोशन करके हम इसको चुका सकते हैं, ठीक है। सेकंड आता है हमारा पितृ ऋण, ये किसके लिए होता है, एंसेस्टर्स के लिए, जो हमारे पितृ हो गए। ये कैसे चुकाया जा सकता है, बाय मेंटेनिंग फैमिली लीनिएज एंड श्रद्धा। फैमिली की अपब्रिंगिंग करके, अच्छे से बच्चों की अपब्रिंगिंग करके प्रॉपर मैनर में इसको हम चुका सकते हैं, ठीक है। थर्ड आता है ऋषि ऋण, ये सेजेस और टीचर्स के लिए होता है, ठीक है। बाय स्टडिंग एंड शेयरिंग नॉलेज, मीन्स पढ़कर और अपना ज्ञान बांट कर हम इस ऋण को चुका सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ मानव ऋण,
ह्यूमैनिटी और सोसाइटी के लिए होता है। इसमें हम लोगों का भला करके कंपैशन से एथिकली इसको रीपे कर सकते हैं। एक यहाँ पे एक मात्र ऋण भी आता है, ठीक है, मात्र ऋण, या ऐसे बोल दो माता ऋण। माता ऋण, ठीक है। ये ऋण कभी मुक्त नहीं हो सकते इससे तुम। मात्र ऋण एक इकलौता ऐसा ऋण है जिसे हम नहीं चुका सकते, ठीक है। माँ के पेट से जन्मे हैं तो इसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। इसको हम रीपे कर सकते हैं देव ऋण को यज्ञ करके, पूजा पाठ करके। पितृ ऋण को हम अपनी फैमिली को अच्छे से अपब्रिंगिंग दे के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाकर। ऋषि ऋण में हम अपने ज्ञान को बांट के हम वो ऋण रीपे कर सकते हैं। मानव में हम सोसाइटी का भला करके, बट हम मात्र ऋण नहीं चुका सकते। आगे बढ़ते हैं। द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इंडियन फिलॉसफी में 4 स्टेज है। In Indian philosophy, especially as described in the Mandukya Upanishad, consciousness is understood through 4 distinct states, each revealing deeper layer of the self and reality. Indian philosophy में स्पेशली मंडूक्य उपनिषद में, ठीक है, कॉन्शियसनेस की 4 स्टेज दी गई हैं और हर एक स्टेज रिवील करती है और डीपर लेयर रियलिटी के बारे में, सेल्फ के बारे में। कौन से उपनिषद में? मंडूक्य उपनिषद। इसको याद करना अच्छे से, ठीक है, याद रखना। पहली स्टेज है हमारी जागृत, जो कि है वेकिंग स्टेज। इन दिस स्टेट द माइंड इज़ एक्टिव, प्रोसेसिंग सेंसरी परसेप्शन, थॉट्स, इमोशंस एंड इंटरेक्शन विद द फिजिकल इन्वायरमेंट। इस स्टेट में जो माइंड होता है हमारा वो एक्टिव होता है और हम सेंसरी सेंस से अपने परसीव करते हैं, सोचते हैं, इमोशंस होते हैं उसमें हमारे एक्टिव, इंटरेक्ट करते हैं हम फिजिकल इन्वायरमेंट में। बेसिकली अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो ये हम वेकिंग स्टेज में ही है, जब हम फुल्ली एक्टिव है, माइंड से एक्टिव है और हम सेंसेस से भी एक्टिव है। इन दिस स्टेज माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स आर फुल्ली एक्टिव। जैसे मैंने बताया, माइंड से भी एक्टिव है, सेंसेस से भी एक्टिव है। जीवा इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल, जो हमारी सोल है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के, जो बाहरी संसार है उसके कॉन्टैक्ट में है। थर्ड, एक्सटर्नल अवेयरनेस थ्रू सेंसेस, और जो बाहर की जो हमें अवेयरनेस हो रही है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, ये हमें सेंसेस के थ्रू हो रही है। जो सिंबल इसमें आता है, सिंबल एक ओम का सिंबल, इसमें जो ए डिनोट करता है वो किसको करता है? द आउटर और द मटेरियल वर्ल्ड को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा स्वप्न, ड्रीमिंग स्टेज। इन दिस स्टेज सेंस ऑर्गन्स आर एट रेस्ट एंड ओनली माइंड फंक्शन। इसमें हमारे सेंसेस तो रेस्ट पे होते हैं, वो वर्क नहीं करते, सिर्फ हमारा माइंड चालू रहता है, ठीक है। इनर अवेयरनेस थ्रू मेंटल इंप्रेशन, हम इसमें एक्सटर्नली अवेयर नहीं होते, इंटरनली माइंड से अवेयर होते हैं, वो भी माइंड में हमारे क्या चल रहा है। जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है, हम सपना देख रहे होते हैं, इसमें हमारे ड्रीम्स आते हैं, ये देखो ना, ड्रीम्स अकर ड्यूरिंग स्लीप व्हेन द माइंड इज़ एक्टिव इवन दो सेंसेस आर डॉर्मेंट। मीन्स जब हमारे सेंसेस पैसिव हो जाते हैं और हमारा माइंड एक्टिव रहता है, तब हम ड्रीम्स देखते हैं, हमारे इम्प्रेशंस आते हैं हमारे माइंड के अंदर, हम इंटरनली अवेयर रहते हैं, एक्सटर्नली अवेयर नहीं रहते, हम स्वप्न की स्टेज में रहते हैं। इसके अंदर ओम के सिंबल में जो यू होता है वो डिनोट करता है इनर को, सिंबॉलिक को, वर्ल्ड को, ठीक है। थर्ड आता है सुसुप्ति, जो कि है डीप स्लीप स्टेट। सुसुप्ति इज़ द स्टेट ऑफ डीप स्लीप वेयर देर इज़ अ टेम्परेरी सेंसेशन ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ड्रीम्स एंड इंडिविजुअल आइडेंटिटी। इस स्टेट में हम डीप स्लीप में, जब हम अक्सर देखते हैं ना, हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, हमें भारी कुछ नहीं पता होता है, हमें हल्की फुल्की एक टेम्परेरी अवेयरनेस, कॉन्शियस होते हैं हम हल्का फुल्का भारी चीज़ों के बारे में, बट ना ही उसमें हमें ड्रीम्स आते, ठीक है। इस स्टेट में हमें ड्रीम्स भी नहीं आते हैं, ठीक है। और ये टेम्परेरी कॉन्शियसनेस होती है इसमें हमें, ठीक है, कॉन्शियस होती है, कॉन्शियसनेस, ठीक है। इन दिस स्टेज बोथ माइंड एंड सेंसेस आर एट रेस्ट। इसमें माइंड भी और सेंस दोनों रेस्ट पे होते हैं। एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्टिविटी, इसमें ड्रीम्स नहीं देख रहे होते तो हमारा माइंड भी रेस्ट पे होता है, इसलिए हम डीप स्लीप में होते हैं। बट लेटेड अवेयरनेस, बट थोड़ी बहुत हमें अवेयरनेस रहती है। इसमें ओम के सिंबल में एम सिम्बलाइज करता है साइलेंस, जो कि साइलेंस एंड पोटेंशियलिटी। लास्ट है हमारा तुरिया, द फोर्थ स्टेज। Turiya transcend the 3 stages of waking, dreaming and deep sleep. It represents the state of pure consciousness and awareness that underlies and pervades all other states. फर्स्ट स्टेज में हमारा जो माइंड और सेंसेस है
वो दोनों एक्टिव होते हैं। सेकंड में हमारा माइंड एक्टिव होता है, सेंसेस एक्टिव नहीं होते। थर्ड में हमारे दोनों ही रेस्ट पे होते हैं, सिर्फ इनर अवेयरनेस रहती है। ठीक है, इनर नहीं, सॉरी, लिटिल अवेयरनेस। ठीक है, जैसे वो देखते हैं ना हम कभी कभी डीप स्लीप की स्टेट में हम होते हैं, हम अक्सर सोते सोते हमें एकदम से आँख खुलती है, ऐसा लगता है हम सपने में गिर गए हों, कहीं ऊपर से ऊंची सी बिल्डिंग से गिर गए हों, तो वो डीप स्लीप होती है। उसमें हमारा माइंड और हमारे सेंसेस इतने रेस्ट पे चले जाते हैं कि हमारी स्टेज है कि हम कोमा में भी जा सकते हैं। इसलिए हम उस स्टेज में ना जाए तो हमारा माइंड हमें सिग्नल करता है और हमें एकदम से उठा देता है उधर से। ठीक है, फोर्थ स्टेज में क्या होता है हमारा, ये तीनों स्टेज से ऊपर है। जो हमारी फोर्थ स्टेज है, ये तीनों वेकिंग से भी, ड्रीमिंग से भी और डीप स्लीप से भी, और ये रिप्रेजेंट करती है स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस और सारी अदर स्टेट्स को सरपास कर देती है। इसमें ना ही थॉट होते हैं, ना ही ड्रीम्स आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आनंद रहता है, ब्लिस। ठीक है, इन तुरिया द इंडिविजुअल रियलाइजेज देयर ट्रू नेचर एज आइडेंटिकल विद ब्रह्मा, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। इसमें एक इंडिविजुअल रियलाइज़ करता है अपना ट्रू नेचर, जो कि अपने आप को ब्रह्मा से कनेक्ट करता है। ठीक है, वो स्टेज होती है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करना, एब्सोल्यूट से, अल्टीमेट रियलिटी से। रिकॉग्नाइजिंग दैट आत्मा इज़ फंडामेंटली वन विद द ब्रह्मा, मीन्स जो हमारी आत्मा है, जो सेल्फ है हमारी, वो अलग नहीं है ब्रह्मा से, वो एक ही है। इसमें जो सिंबल होता है ओम का, साइलेंस आफ्टर होम, जो इनफाइनाइट है, कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो जीवा है, सोल, ठीक है, उसको जागृत स्टेट में, वेकिंग स्टेज में, डीप जो ड्रीमिंग स्टेज है उसमें, सुसुप्ति, डीप स्लीप की स्टेज में क्या क्या अलग अलग उसके नाम दिए उन्हें, क्या क्या बोलते हैं जीव को। तो जो जागृत है, वेकिंग स्टेज है, उसमें जीवा को जो कि सोल है, उसको नाम दिया गया है वैश्वनारा। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारा स्वप्न, ड्रीमिंग स्टेज में तेजस, इसको तेजस। थर्ड में डीप स्लीप, इसको ड्रीमलेस स्लीप भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि ड्रीम्स भी नहीं आते से, ड्रीमलेस स्टेट या स्लीप। ठीक है, इसमें हम जीवा को बोलते हैं प्रज्ञ। ठीक है, एंड द तुरिया लास्ट है, इसमें अद्वया। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आज हमने अपना चैप्टर फर्स्ट यूनिट 1 का वैदिक उपनिषद कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम चारवाका फिलॉसफी करेंगे। ठीक है, आज की क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, जल्दी से जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने फिलॉसफी मेट्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।